कार्ल सेगन ने कहा था, हमारा अस्तित्व सितारों की देन है। पर क्या हो जब हम उन सितारों को ही ठीक से देख ना पाएं? हाँ, और सलमान रुश्दी ने भी अपने बचपन के बॉम्बे को याद करते हुए लिखा है ना, कि कैसे बगीचे से वो मिल्की वे आकाश गंगा दिखती थी, जैसे कोई जादुई अमृत टपक रहा हो उसमें से। बिल्कुल, एक ऐसा नज़ारा जो आज के शहरों में तो मिलना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। और यही तो विडंबना है। हम कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। पर जब शहरों का ये बनावटी प्रकाश ही हमें अपने असली ब्रह्मांडीय पड़ोस से, उन तारों से दूर कर दे, तो फिर सवाल उठता है कि हम असल में किस तरह के प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। नमस्कार। आज हम scroll.in में छपे एक बहुत ही कह सकते हैं खूबसूरत और सोचने पर मजबूर करने वाले लेख तमसो मां ज्योतिर्गमय, आकाश से तारे तक पर एक गहरी पड़ताल करेंगे। जी, ये एक निजी अनुभव से शुरू होता है, चेन्नई की एक छत से, और फिर हमें रात के आसमान की भव्यता, बढ़ते हुए प्रकाश प्रदूषण की चिंता और हाँ, हमारी अपनी संस्कृति से इसके जुड़ाव तक ले जाता है। और ये चर्चा देखिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। बिल्कुल, हम देखेंगे कि कैसे ये टॉपिक एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण, साइंस एंड टेक और इंडियन कल्चर यानी भारतीय संस्कृति जीएस पेपर 1 और 3 के कई पहलुओं को छूता है। और आम लोगों के लिए भी अपने आसपास की दुनिया को शायद एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देगा ये। हाँ, उम्मीद तो यही है। तो आज की बातचीत का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम लेखक की उन निजी यादों से शुरू करेंगे, चेन्नई की छत पर तारों से वो जो दोबारा सामना हुआ उससे। फिर हम इस समस्या पर आएंगे, प्रकाश प्रदूषण, ये स्काई ग्लो क्या बला है और इसके असर क्या हैं। गंभीर असर सिर्फ खगोल विज्ञान पर नहीं, बल्कि हमारे इकोसिस्टम पर, हमारी सांस्कृतिक प्रेरणा के स्रोतों पर भी। सही कहा। और फिर थोड़ी उम्मीद की भी बात करेंगे कि कैसे इस रोशनी के शोर के बावजूद भी तारे खोजे जा सकते हैं, तकनीक कैसे मदद कर सकती है इसमें। जी, और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि आसमान और तारों का हमारी कहानियों, हमारे मिथकों और परंपराओं से क्या रिश्ता रहा है। और हाँ, यूपीएससी के नजरिए से इसकी जो मुख्य बिंदु हैं, उन्हें भी समेटने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं उस शाम के मंजर से। चेन्नई, एक 4 मंजिला इमारत की छत, जिसे मोट्टई माड़ी कहते हैं वहां। हाँ, मोट्टे माडी। दिसंबर की शाम है, सूरज ढल रहा है, गुलाबी छल्ले वाले तोते शोर मचाते हुए घर लौट रहे हैं। और रात के खाने की तलाश में वो फ्लू घुंडे मतलब फल खाने वाले चमगादड़ उड़ान भर रहे हैं। एक बिल्कुल आम शहरी शाम का नजारा लगता है ना। हाँ, लगता तो है, लेकिन उस छत से थोड़ी दूर पर एक खंडहर जैसा पार्किंग गैराज है, जो कभी टीआर राजकुमारी का थिएटर हुआ करता था। अच्छा, टीआर राजकुमारी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की काफी जानी मानी अभिनेत्री थी वो, और यहीं से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि टीआर राजकुमारी ने 1948 की एक बहुत मशहूर फिल्म थी चंद्रलेखा, उसमें काम किया था। वो अपने ड्रम डांस और तलवारबाजी के लिए बहुत फेमस हुई थी। और उसे बनाया किसने था? जेमिनी स्टूडियोज ने। बिल्कुल, जेमिनी स्टूडियोज, ये नाम याद रखने जैसा है। तो उस शाम, दिसंबर की वो साफ रात थी, लेखक ऊपर आसमान की तरफ देखता है। हाँ। और 2 तारे नजर आते हैं, एक सुनहरा सा, एक नीला। और फिर वो अपना फोन निकालता है, स्काई गाइड ऐप खोलता है, और ऐप बताता है कि ये कैस्टर और पोलक्स हैं, मिथुन राशि के जुड़वा तारे। और अब आता है वो कनेक्शन। हाँ, वो आहा वाला मोमेंट। जेमिनी स्टूडियोज का लोगो क्या था? 2 तुरही बजाते हुए जुड़वा लड़के। है ना कमाल का संयोग। ऊपर आसमान में मिथुन राशि के जुड़वा तारे, नीचे उस पुराने थिएटर की याद जहां शायद कभी जेमिनी स्टूडियोज की चंद्रलेखा चली होगी, और बचपन की धुंधली यादें। बिल्कुल, सिनेमा, नक्षत्र और बचपन सब जैसे एक शांत मद्रास के लम्हे में आके मिल गए। ये दिखाता है कि कैसे ब्रह्मांड के पैटर्न हमारी अपनी बनाई हुई संस्कृति में अनजाने में गूंजते रहते हैं, अक्सर हमारी नजर से छिपे हुए। सच में अद्भुत। ये वो पल होते हैं जो हमें रोजमर्रा की भागदौड़ से उठाकर कुछ बड़ा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सही कहा आपने। और यही जो व्यक्तिगत अनुभव था, ये लेखक को एक बड़ी चिंता की तरफ ले गया। उन्हें लगा कि अरे, मैंने तो कभी शहर में रहते हुए आसमान पर ठीक से ध्यान ही नहीं दिया। और फिर उन्होंने 2023 के साइंस जर्नल में छपे एक अध्ययन के बारे में पढ़ा। हाँ, वो स्टडी बताती है कि पिछले 1 दशक में दुनिया भर में बिजली का इस्तेमाल बढ़ने से स्काई ग्लो मतलब शहरों की कृत्रिम रोशनी से आसमान का धुंधला जाना वो बहुत तेजी से बढ़ा है। खतरनाक दर से बढ़ा है। ये रोशनी अब हमें सबसे चमकीले तारों और ग्रहों के अलावा मतलब कुछ और देखने ही नहीं देती।
और इस प्रकाश प्रदूषण या लाइट पोल्यूशन के असर वो बहुत गंभीर हैं और कई लेवल पर हैं। जैसे सबसे पहला तो यही कि हम तारे खो रहे हैं। वो 2023 वाली स्टडी कहती है कि हालत खगोलविदों के अनुमान से भी ज्यादा तेजी से बिगड़ रही है। आज दुनिया की करीब 1/3 आबादी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे को देख ही नहीं सकती। 1/3? हाँ, सलमान रुश्दी ने जिस बॉम्बे के आसमान का जिक्र किया था ना, जी। वो बचपन वाला, वो तो अब लगभग पूरी तरह गायब हो चुका है। और ये सिर्फ खगोल विज्ञान का या एस्ट्रोनॉमी का ही नुकसान तो नहीं है ना? राइट। इसका असर तो हमारी धरती पर, यहाँ के जीवन पर भी पड़ रहा होगा। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है। अब सोचिए, लाखों सालों से जीवन का जो चक्र है वो रोशनी यानी दिन और अंधेरे यानी रात पर टिका था। हमारी ये जो आर्टिफिशियल लाइट है, इसने उस साइकिल को तोड़ दिया है। कैसे? जैसे समुद्र तट पर कछुए के बच्चे पैदा होते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से चांद की रोशनी की तरफ जाते हैं, लेकिन अब होटलों की लाइटें उन्हें कंफ्यूज कर देती हैं और वो गलत दिशा में जाके मर जाते हैं। ओ, पतंगे हैं, वो स्ट्रीट लाइट के इर्द गिर्द मंडराते हुए जलकर मर जाते हैं। यूरोप में स्टडी हुई, पता चला कि पुराने चर्चों में जो सजावटी लाइट्स लगाई हैं उनकी वजह से चमगादड़ों की आबादी कम हो गई है। पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ रहा है। ये तो सोचने वाली बात है। ये यूपीएससी के पर्यावरण वाले हिस्से के लिए कितना महत्वपूर्ण उदाहरण है, मानव गतिविधि और जैव विविधता के बीच सीधा टकराव। बिल्कुल। और ये सोचना कितना अजीब है कि हमारी अपनी बनाई रोशनी, जिसे हम प्रगति का प्रतीक मानते हैं, वो प्रकृति के इतने पुराने, इतने मौलिक नियमों को तोड़ रही है। और सिर्फ प्रकृति ही नहीं, शायद हमारी संस्कृति पर भी इसका असर है। हाँ, क्यों नहीं। रात का आसमान सदियों से कवियों, कलाकारों, कहानीकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। कितने गीत, कितनी कविताएं, कितनी कहानियां तारों और चांद पर लिखी गई हैं। हाँ, जैसे रुश्दी की वो कल्पना, आकाशगंगा से टपकता जादुई अमृत। बिल्कुल। तो क्या वो प्रेरणा अब कमजोर नहीं पड़ रही? जब आसमान साफ दिखेगा ही नहीं तो वो कहानियां कैसे जन्म लेंगी? इसे हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर का नुकसान भी तो कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि लेख में आगे कहा गया है, शायद अभी भी उम्मीद बाकी है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हाँ, और यहीं से कहानी एक पॉजिटिव मोड़ लेती है। लेखक उस पहली रात के बाद और ज्यादा ध्यान से आसमान देखने लगते हैं। और फिर उन्हें दिखता है ओरायन शिकारी नक्षत्र। हाँ, ओरायन, उसकी वो 3 तारों की मशहूर बेल्ट, उसके कंधे पर बिटलजूस नाम का लाल विशाल तारा, जिसकी तुलना लेख में पान खाए बुजुर्गों के मुंह से की गई है। हाँ, जो अपने जीवन के अंत के करीब है और खगोलविदों के लिए भी बहुत दिलचस्प है। और उसके बाएं पैर पर रायगिल नाम का वो चमकीला नीला महादानव तारा। और लेखक ने इस नक्षत्र को पहचानने की प्रक्रिया की तुलना की है अपनी माँ के पुलिकुलम बनाने से। हाँ, ये बहुत सुंदर तुलना है। जैसे कोलम में कुछ बिंदुओं यानी पुली को रेखाओं से जोड़ा जाता है और कुछ को छोड़ दिया जाता है, वैसे ही आसमान में तारों के बीच पैटर्न ढूंढना होता है। कुछ चमकीले तारों पर फोकस करना, धुंधले वालों को नजरअंदाज करना, और धीरे धीरे एक तस्वीर उभर आती है। ये दिखाता है कि शहर की रोशनी और शोर के बावजूद अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ तारे अब भी नजर आते हैं। एक उम्मीद है। और फिर उन्हें दूसरे तारे और ग्रह भी दिखे। बिल्कुल। एक शाम वो ऑटो से उतरे तो आसमान में एक बेहद चमकीला हीरे जैसा टिमटिमाता तारा दिखा। स्काई गाइड ऐप खोला। हाँ, और पता चला वो साइरस है, रात के आसमान का सबसे चमकीला तारा, और उसी के पास एक स्थिर नारंगी लाल सा बिंदु। मंगल ग्रह? हाँ, मंगल, जिसका तमिल में एक नाम चेवॉय भी है, मतलब लाल। और मंगल को देखकर उन्हें भविष्य की याद आई है ना, नासा का वो मिशन। हाँ, नासा की योजना है ना अगले दशक में इंसानों को मंगल पर भेजने की। 3 साल का मिशन होगा, 6 महीने तो सिर्फ जाने में लगेंगे। ये साइंस एंड टेक के लिहाज से भी कितना महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। बिल्कुल। पर उस शाम लेखक को लगा जैसे मंगल बिल्कुल उनके घर के ऊपर ही खड़ा है, इतना पास। इस अनुभव में एक और दिलचस्प बात है, उनका अपना उत्साह और सड़क पर चलते बाकी लोगों की शायद उदासीनता। हाँ, वो सबको पकड़ पकड़ कर मंगल दिखाना चाहते थे पर झिझक गए। ये शायद दिखाता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने खो गए हैं कि ऊपर देखना ही भूल गए। यहीं पर वो बात आती है सुलभ विज्ञान की, एक्सेसिबल साइंस की। सही कहा। स्काई गाइड जैसे ऐप्स या एक साधारण दूरबीन भी हमें फिर से प्रकृति से, ब्रह्मांड से जोड़ सकती है। ये सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये विस्मय, वो वंडर और अचरज की भावना जगाती है। और इसके तो मनोवैज्ञानिक फायदे भी होते हैं ना।
हमें अपनी छोटी मोटी चिंताओं से ऊपर उठाकर एक बड़ा नजरिया देती हैं। बिल्कुल। तो जब लेखक ने आसमान को दोबारा देखना शुरू किया, उनके मन में कई सवाल भी उठे जो हमें हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं। जैसे कि ओरायन का भारतीय नाम क्या है? वो अरुंधति तारा कहाँ है जिसे तमिल शादी की रस्मों में देखने की परंपरा है? हाँ, अरुंधति तारा सप्तऋषि मंडल के पास पति पत्नी के बीच निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। उसे देखना ये भारतीय संस्कृति का एक कितना दिलचस्प पहलू है। और वो सवाल भी कि क्या धूमकेतु हमेशा अपशगुन ही होते हैं, जैसे पोनियन सेलिवन फिल्म में दिखाया गया चोल साम्राज्य पर आने वाले संकट का संकेत? ये सवाल हमें याद दिलाते हैं कि आसमान सिर्फ वैज्ञानिकों या खगोलविदों के लिए नहीं है। ये हमेशा से हमारी कहानियों का, हमारे मित्रकों का, हमारी परंपराओं का हिस्सा रहा है। और फिर वो आकाशगंगा की कहानी जिसका जिक्र रुश्दी ने भी किया था, महाभारत वाली। हाँ, कि कैसे देवताओं और असुरों ने मंदार पर्वत को मथनी बनाकर क्षीर सागर, जिसे आकाशगंगा माना जाता है, उसका मंथन किया था और उससे अमृत निकला था। हमारी आकाशगंगा सिर्फ तारों का झुंड नहीं है, वो मिथकों का सागर भी है। बिल्कुल। दुनिया भर की सभ्यताओं ने तारों में कहानियां देखी हैं, नक्षत्रों को नाम दिए हैं, ब्रह्मांड को समझने के लिए मिथक गढ़े हैं। ये कथाएं वैज्ञानिक समझ को कम नहीं करती, बल्कि उसे एक मानवीय और सांस्कृतिक गहराई देती हैं। तो जब हम प्रकाश प्रदूषण के कारण रात के आसमान को खोते हैं, तो हम सिर्फ तारे नहीं खो रहे होते, हम इस साझा खगोलीय धरोहर, इस सेलेस्टियल कॉमन्स को खो रहे होते हैं। कहानियों, कला, आश्चर्य और पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान की पूरी विरासत। इस धरोहर का संरक्षण एक तरह से सांस्कृतिक संरक्षण भी है। तो हमने देखा कि कैसे चेन्नई की एक छत पर शुरू हुआ एक निजी अनुभव हमें प्रकाश प्रदूषण जैसे गंभीर पर्यावरणीय मुद्दे तक ले गया, फिर तारों को फिर से खोजने की खुशी और तकनीक की भूमिका दिखाई, और आखिर में हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों और कहानियों से जोड़ दिया। संदेश साफ है, शहर की चकाचौंध से परे वो गहरा तारों भरा आसमान, वो हमारा इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। इसलिए जरूरत है कि हम कभी कभी रुकें, ऊपर देखें, अपने स्मार्टफोन के ऐप्स का इस्तेमाल करें, या बस किसी अंधेरी जगह पर जाकर आसमान को निहारें। और अंधेरे आसमान को बचाना ये सिर्फ पर्यावरण की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान और हमारी मानवीय जिज्ञासा को जिंदा रखने के लिए भी जरूरी है। ये विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन साधने की चुनौती भी है। यूपीएससी निबंध और नैतिकता के पेपर के लिहाज से भी ये सोचने का एक अहम बिंदु है। हाँ। तो संक्षेप में कहें तो यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदु क्या रहे? पहला, पर्यावरण पेपर 3 के लिए प्रकाश प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसके इकोलॉजिकल प्रभाव हैं, बायोडायवर्सिटी पर असर है। दूसरा, साइंस एंड टेक पेपर 3 के लिए खगोल विज्ञान, स्पेस मिशन जैसे मंगल मिशन और स्काई गाइड जैसे एप्स। तीसरा, कल्चर पेपर 1 के लिए तारों और आकाश का भारतीय मिथकों से संबंध, जैसे महाभारत, अरुंधति तारा, परंपराएं, लोक कथाएं, वो खगोलीय धरोहर का कॉन्सेप्ट। और चौथा, निबंध या एथिक्स पेपर 4 के लिए विकास बनाम पर्यावरण, तकनीकी प्रगति के अनपेक्षित परिणाम और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण जैसे मुद्दे। ये लेख और हमारी ये चर्चा दिखाती है कि कैसे विज्ञान, संस्कृति और पर्यावरण ये सब आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं, और कैसे एक साधारण सा अवलोकन भी हमें कितने बड़े सवालों तक ले जा सकता है। जी हाँ। तो ये थी हमारी आज की गहन पड़ताल स्क्रोल इन के लेख तमसो मां ज्योतिर्गमे, आकाश से तारे तक पर। हमें उम्मीद है कि ये चर्चा आपको जानकारी भरी और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी होगी, खासकर यूपीएससी उम्मीदवारों और उन सभी के लिए जो अपने आसपास की दुनिया को और गहराई से जानना चाहते हैं। अगर आपको ये प्रयास पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें ऐसी और चर्चाएं आप तक लाने की प्रेरणा मिलेगी। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई विचार है, या आप अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो नीचे टिप्पणी सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर आप सोच सकते हैं। हाँ, सवाल ये है कि जब हम आसमान के तारों को, इस खगोलीय धरोहर को खो रहे हैं, तो क्या हम अनजाने में अपनी जमीनी जड़ों को, अपनी पुरानी कहानियों को और प्रकृति के साथ अपने दूसरे जो सूक्ष्म संबंध हैं, क्या हम उन्हें भी खोते जा रहे हैं? ये प्रकाश प्रदूषण शायद सिर्फ आसमान को ही नहीं, हमारे अंदर के भी किसी हिस्से को धुंधला कर रहा है। इस पर सोचिएगा जरूर।